जब भी हमें अंग्रेज़ी शासन की जो दुश्वारियाँ हैं, उसकी जो प्रताड़नाएँ हैं, उनको याद करना होता है, तब हमें ये जेल याद आती है। और जब हमें अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर करने वाले और महान क्रांतिकारी, महान देशभक्तों को याद करनी होती है, तब भी हमें ये जगह याद आती है। इसी जगह को लेकर एक पूरा का पूरा मिशन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं श्री विजय पटेल जी और उनके समस्त सहयोगी जो उनके साथ इस पूरे अभियान में जुड़े हैं। आइए इस पुनीत अभियान के बारे में उनसे जानते हैं, जिसका नाम है भारत आभार पर्व। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप तो एक ये बताएं कि ये है क्या भारत आभार पर्व? भारत आभार पर्व तो हम अपने देश का आभार प्रकट कर रहे हैं, उसको एक पर्व के स्वरूप में मनाते हैं। भारत आभार पर्व एक प्रकार से सीमा पर्यटन, बॉर्डर टूरिज्म हम कह सकते हैं, इस प्रकार से शुरू हुआ। आज से 13-14 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के बाबा बूढ़ा अमरनाथ, जो कि बिल्कुल पीओ के बॉर्डर पर है, वहाँ पर सभी यात्री जाते रहते हैं। तो उसमें एक विषय जोड़ा कि भाई वहाँ जो अपने प्रहरी है उनका जीवन कैसा है, वो किस परिस्थिति में हमारी सुरक्षा में डटे हुए हैं। सुनकर दुख भी होता है कि पुंछ बॉर्डर पे फायरिंग, 2 जवान शहीद। लेकिन जब वहाँ जाके देखते हैं तो समझ में आता है कि किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में देश के प्रहरी हम सभी की सुरक्षा और सभी प्रकार की सुविधा के लिए कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें अपने देश के प्रति गौरव भी होता है और उसके प्रति आभार प्रकट करने का मन भी होता है। तो वो सबसे पहला क्रम शुरू हुआ 12-13 वर्ष पहले। अच्छा, आपने ये कहा कि ये इतने समय पहले की बात है, तो तब आप कितने लोग गए थे, कौन कौन लोग थे आपके साथ? आज से करीब 4 वर्ष पहले वही पुंछ की जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में एक यात्री के नाते जाने का अवसर मिला और एक अलग ही अनुभव हुआ। तो जब लौट रहे थे तो जो आयोजन करता थे, तभी तो मैं एक सामान्य यात्री ही था। ओके। जब लौट रहे थे तो बातों बातों में ये विषय ध्यान में आया कि भी ये सीमा पर्यटन, बॉर्डर टूरिज्म। तो बातों बातों में ये ध्यान आया कि भैया अंडमान भी एक ऐसा पुण्य स्थल है और वहाँ पे जाते हैं लोग और जाना चाहिए, जा सकते हैं। तो अपने देश के स्वतंत्र सेनानी एवं अपने सैनिक, अपने प्रहरी, उनका भी जिस प्रकार से योगदान है, उनको केंद्र में रखकर पूरे देश से सभी 4-5 स्थान जो भी हम तय करते जा रहे हैं, वहाँ पर सभी लोग आएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। अच्छा, इस तरह से एक आपने देश की जो हमारी भौगोलिक सीमाएं हैं उनके साथ छूते हुए उस देश की आत्मा के साथ जुड़ने की विचार, एक विनम्र प्रयास। तो उसी कड़ी में, क्योंकि अंडमान तब मुझे 3 बार जाने का अवसर मिल चुका था, तो मैंने ऐसे ही विचार रखा। तो फिर उसी वर्ष ये भी तय किया कि शुरू करते हैं। तो जब शुरू करते हैं तो विषय यह आया कि पानी के जहाज़ से ही मैं आता था, 3 बार आया था। तो जब शुरू करा, यात्रियों के लिए कुछ विचार शुरू हुए। फिर विषय आगे और बढ़ा कि क्यों ना हम अंडमान की जेल में रहे हुए स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को ढूंढे कि आज वो कहाँ कैसी परिस्थिति में है, और अगर मिलते हैं तो उनको हम सम्मान सहित उनके घर से यहाँ और यहाँ से वापस उनके घर तक क्यों ना ले जाए। ओके। तो वो एक विषय कड़ी के नाते आगे जुड़ी। फिर हमने प्रयास किया तो सुभाष चंद्र बोस के परिवार, स्वतंत्र वीर सावरकर के परिवार जो कि मुंबई के पास है, बाबा भान सिंह जी के परिवार लुधियाना में मिला, और वीओ चिदम्बरम पिल्लाई जो कि जिन्होंने अपना पूरा घर संपत्ति सब अंग्रेज़ों को टक्कर देने के लिए जो शिपिंग बिजनेस शुरू किया था, वह परिवार कोविलपट्टी जो तुतुकुड़ी बोलते हैं, वहाँ से हमें वाया मिला। तो हम सब ने उनको निमंत्रण किया कि एक परिवार से 2 सदस्यों को हमने बुलाया और उनकी सारी चिंता, उनके टिकट से लेके, रहने से लेके, फिर उनका यहाँ पे जो नेशनल स्टेडियम, जो सुभाष स्टेडियम पे कार्यक्रम होता है 30 दिसंबर को, सम्मान करना, ये सब भी भारत आभार पर्व ने
एक प्रायोगिक स्तर पर शुरू किया। तो पहले वर्ष प्रयास किया, उसका अनुभव आया। फिर सिप यात्रा मुझे अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है, परंतु तो भी हमने ये तय किया कि जब सिप यात्रा करते हैं ना, तो आपको चाहो या नहीं चाहो 3 दिन सिप में रहना ही रहना है। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा अगले स्टेशन पे मैं उतर जाता हूँ, वो अगला स्टेशन पोर्ट ब्लेयर ही है। तो उसमें आप सिप यात्रा में आपको अंडमान वासी मिल जाते हैं। लगभग सभी आइलैंड के यात्री जो है चेन्नई से यहाँ से वहाँ होते हैं, तो आपको बैठे बिठाए पूरा अंडमान का एक चित्र वहाँ सिप यात्रा में मिल सकता है। उनसे अनौपचारिक बातचीत होती है, आप जानकारी ले सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं, उनकी कुछ कठिनाइयाँ होगी वो भी जानते हैं। तो उस नाते मैंने एहसास किया कि हवाई यात्रा की तुलना में सिप यात्रा बहुत कुछ अनुभव देती है, बहुत कुछ अच्छा भी देती है। एक नया चैप्टर शुरू किया कि अंडमान यात्रा, इसको राष्ट्रीय महातीर्थ अंडमान नमन यात्रा कह सकते हैं। तो 30 तारीख को यहाँ पर ऐसे एक और संस्था है फैंस नाम से, फोरम फॉर अवेयरनेस इन नेशनल सिक्योरिटी जी, उन्होंने 3, 4, 5 साल पहले कार्यक्रम शुरू किया था अंडमान का। और जब हम यहाँ आए और हमने उनके साथ कार्यक्रम में भाग लिया, कार्यक्रम तो उन्हीं का था, परंतु हम तो सहज आए, जुड़ गए थे, तो हमें लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा सुभग समन्वय है, ऐसा करके चला। फिर उसमें जो फाइंडिंग्स आए वो अगली यात्रा में सुधार करने का प्रयास किया, और प्रयास ये भी किया कि ये यात्रा को लघुत्तम खर्च वाली यात्रा बनाए, जिससे कि एक सामान्य भारतीय भी इस भाव से जुड़े कि हाँ यार अंडमान जाया जा सकता है, कम खर्च में जाया जा सकता है। अच्छा, आप एक ये बताएं कि जैसे हम किसी जगह पर जाते हैं, एक पर्यटक के तौर पर अगर हम जाएं तो 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, पर आप ये बताएं कि पहली यात्रा से अब जो वर्तमान आपकी यात्रा है इस तक आप अपने अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ, अपने आप को किस तरह से ग्रो होता देखते हैं? प्रारंभ में तो जैसे 2 बार अंडमान आया तो मुझे स्वयं घूमने की इच्छा रहती थी कि ये देखूं वो देखूं, क्योंकि ये आराम से 1 महीना 2 महीना लगा के भी आप अच्छे से इसको देख नहीं सकते, और समय चाहिए। तो 5-6 दिन में तो उतना आप प्रैक्टिकली कितना देख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। परंतु बाद में ध्यान आया कि लोगों की रुचि भी बढ़ा रहे हम लोग, और बढ़ानी भी चाहिए, उसकी आवश्यकता है। तो 2 बार के बाद अब मैं एक सहयोगी की भूमिका में रहता हूँ कि अधिक से अधिक दर्शन कराने में रुचि रहती है, अधिक से अधिक अनुभव कराने की रुचि रहती है। और हमारी यात्रा में केंद्र बिंदु है स्वातंत्र्य सेनानी और उनके स्थल। तो उसके लिए हम लोग ये जो सेल्युलर जेल है उससे आगे बढ़ के एक वांडूर बीच के रास्ते में हम्फ्रीगंज मार्टार मेमोरियल है, ओके, जिसमें 42 भारतीय सैनिकों को शंका के आधार पे उनको विदेशी लोगों ने मार दिया था। तो उसका जो स्थान है वो भी हमें देखना समझना चाहिए। वांडूर बीच के रास्ते में पहले आता है। फिर वाइपर आइलैंड, जहाँ पे महिला कैदियों को फांसी दी जाती थी, ओके, इस सेल्युलर जेल से पहले भी वो थी वाइपर जेल। तो अंडमान जो है 1850 के बाद एक दंडी बस्ती के नाते उसका स्वरूप शुरू हुआ, और 1890 के आसपास ये जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और लगभग 10 वर्ष तक ये काम चला था। तो उससे पहले जेल का स्वरूप मतलब पूरा खुला ही जेल था। तो हर बार आने पे कुछ ना कुछ नया जानकारी मिलती। तो 6 बार के बाद भी मैं ये नहीं कहना चाहता, और मैं नहीं कह सकता कि भाई हाँ हम बहुत कुछ जान चुके हैं। तो ये जानकर हमें दुख भी होता है, और हमारे लिए एक आश्चर्य भी होता है कि हमारा देशवासी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और देश दुनिया में घूमता है। अगर उनको हम पूछें अंडमान के बारे में तो कई बार पता नहीं होता है। कई बार ये भी पूछ लेता है पढ़ा लिखा व्यक्ति कि भैया अपने को पासपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, या फिर ये भी पूछते हैं कि अपनी करेंसी चलेगी क्या। तब आश्चर्य होता है कि यार हम कैसे पढ़े लिखे लोग हैं और हम कैसे भारतीय हैं कि हम दुनिया में घूम के अपने आप को बड़ी तोप मानने की गलती करते हैं, परंतु अपना जो राष्ट्रीय महातीर्थ है, धरोहर है, उसको ही नहीं जानते। अंडमान ज़रूर जाए, बाकी काम छोड़िए
अंडमान पहले जाए। जरूरी नहीं कि भारत या आभार यात्रा के साथ ही जुड़िए, आप वर्ष में कभी भी आइए, आप फ्लाइट से आइए, शिप से आइए, परंतु आइए, अपने बुजुर्गों को लाइए, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आप या मैं नहीं कर रहे हैं। और हमारे बाद की जो जनरेशन है उसको तो हमने रुई के फौरे बना रखे हैं, तो उनको तो संघर्ष नाम की चीज़ शायद ही दिखेगी। तो इसलिए हमारी तड़प ये है कि प्रत्येक भारतीय बिना और विलंब किए इस राष्ट्रीय महातीर्थ को देखे। इसके लिए हम सभी प्रकार के प्रयास खुले मन से, सभी लोगों का सहयोग करते हुए, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए विनम्र प्रयास जारी है। अच्छा, एक आप ये बताएं कि हालांकि साहित्य भी उपलब्ध है और यहाँ पर अगर हम संग्रहालय को दिखाई भी गई है, पर फिर भी हालांकि आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया कि कोल्हू की तरह जोता जाता था यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को, तो और किस किस तरह की ऐसी कहानियाँ आपको यहाँ से सबसे पहले ध्यान आती हैं जिनसे एक तरह से हम बेचैन हो उठते हैं उनको सुनने भर से भी? तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा चित्र खींचें ताकि हमें अंदाज़ा तो हो उस विभीषिका का। पुस्तकों में भी बहुत सारा, जैसे आपने कहा, लिखा है। ऐसे एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट, उनके द्वारा दंडी बस्ती काला पानी ऐसा करके एक पुस्तक है प्रमोद कुमार जी की, कृपया हम हर एक व्यक्ति पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अंडमान का ऐतिहासिक दस्तावेज करके भी पुस्तक एनबीटी ने लिखी है। ऐसे कई लोगों ने लिखी है, परंतु हम मानते हैं कि इससे आगे बढ़ते हुए जो भी अंडमान यात्री अभी तक अंडमान में आए हैं वो वापस जाके एक मिशन मोड में ले ले कि मैं ज़्यादा नहीं 100 लोगों को अंडमान जाने के लिए प्रेरित करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि अंडमान यात्रियों के लिए आने से पूर्व काइंड ऑफ ए क्रैश कोर्स, एग्जैक्टली क्रैश कोर्स कहना ठीक नहीं है, परंतु थोड़ा मोटिवेशनल कुछ हो, उसके बाद वो आए तो क्या है कि वो उस भाव को पकड़ लेगा। नहीं तो क्या होगा, अंडमान यात्रा हो गई, फ़ोटो खींच लिए, सी वॉक कर लिया, और परंतु उसको 10 सवाल पूछेंगे अंडमान की ज़मीनी बातें, शायद ही पता हो। जैसे वाइपर आइलैंड देख के ये समझ में आता है, वहाँ लिखा भी है कि पृथ्वी पर का नर्क अगर है तो वो वाइपर आइलैंड है। ओहो, आप कल्पना कर लीजिए। तो जब आप वाइपर आइलैंड जाएंगे या सुनेंगे तो ध्यान में आएगा। तो कहने का भाव ये था कि हमारे पर राज करने वाले बेशक विदेशी थे, परंतु हमारे भारतीय जो राजनीतिक कैदी थे उन पे कोड़े बरसाने वाले भारतीय ही थे। ये जो भारत आभार पर्व की 3 यात्राएं हैं, तो 2 यात्राएं स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित हैं, जिसमें एक 30 दिसंबर जो कि अंडमान दिवस है, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था और विश्व के 10 देशों ने भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। वाह। और उसमें बड़े बड़े देश है, चाइना, रसिया, जापान, जर्मनी, वियतनाम, और यानी हम सभी भारतवासियों के लिए सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस 30 दिसंबर 1943 है। दूसरा 1943 30 दिसंबर के बाद लगभग 3.5 महीने बाद नेताजी की आईएनए पैदल रंगून होते हुए, अराकान की हाइट्स होते हुए मणिपुर में मोइरांग नाम के स्थान पे तिरंगा फहराया था। यानी वो मेनलैंड, ये तो आइलैंड हो गया, फिर मेनलैंड पे उन्होंने तिरंगा फहराया था। वो जो जगह है मोइरांग, वो मोइरांग को 14 अप्रैल, जिस दिन पूरे देश में नववर्ष करके एक मनाते हैं, मणिपुर में नववर्ष मनाते हैं, तमिलनाडु में भी नववर्ष मनाते हैं, भारत के कई प्रांतों में नववर्ष करके उसको मनाते हैं। उस दिन उन्होंने तिरंगा वहाँ फहराया था और मणिपुर में उसको चोइराओबा ऐसे बोलते हैं, उस घटना को नववर्ष को चोइराओबा बोलते हैं। और वहाँ के राजा टिकेंद्रजीत अंडमान आए थे, यानी भारत के कई प्रांतों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व रहा था। तो उसको भी भारत आभार पर्व की 4 यात्राओं में एक स्थान है। क्या बात है। 14 अप्रैल वो फिक्स है, 30 दिसंबर ये फिक्स है, 15 अगस्त और रक्षाबंधन के आसपास, जो कि इस भारत आभार पर्व की पहली यात्रा पुंछ बॉर्डर पे बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा होती है, जो कि 14 वर्षों से चल रही है। वो 15 अगस्त और रक्षाबंधन को आसपास में
फ्लेक्सिबल डेट रखते हैं, क्योंकि वहाँ सीमा है तो वहाँ की परिस्थिति और वहाँ पे भी हम जो अपने सुरक्षा बल प्रशासन के सहयोग से ही ये करते हैं और कर पाते हैं। उसके बाद पिछले 2 वर्ष से, ये तीसरा वर्ष है, जैसलमेर पे स्वाभिमान तिरंगा इस नाते 26 जनवरी की यात्रा होती है। जो बॉर्डर पिक्चर में आपने देखा है लौंगे वाला बॉर्डर, वहाँ पे जैसलमेर बॉर्डर पे युद्ध स्थल है, लौंगे वाला युद्ध स्थल, उसकी भी हम मुलाकात लेते हैं यात्री। तो जब पुंछ में होती है तो भी तमिलनाडु और अंडमान और जैसलमेर से लोग जाते हैं, अंडमान में होती है तो बाकी 3 जगह से जाते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि आद्य शंकराचार्य जी ने जो प्रयास किया था वेद उपनिषद को केंद्र में रखकर, ऐसा भारत आभार पर्व अपने स्वतंत्र सेनानी और सैनिक उनको केंद्र में रखकर एक विनम्र प्रयास करता है। इस यात्राओं में सभी का स्वागत है, सभी एनआरआईज का भी स्वागत है। यानी कि जो पूरा का पूरा मिशन है बहुत गहरे मकसद के साथ, बहुत भावनात्मक ढंग से और आदमी से आदमी के जुड़ते हुए और बड़े बदलाव की तरफ जाने का ये कार्यक्रम है। तो फिर से एक बार आपके लिए, पूरी टीम के लिए, इस मिशन के लिए हम सब की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं तो चाहूँगा मित्रों कि आप भी इस मिशन में या ऐसे किसी और मिशन में शामिल हों। और मेरी व्यक्तिगत तो इच्छा बहुत हो चली है कि मैं अगली बार आपके साथ ज्वाइन करूं